लोगों को पता है यार कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे? लेबर मार्केट के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, लेबर फोर्स किसे कहते हैं, इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट का ट्रेंड क्या है। ठीक है, अब हमको पढ़ना क्या है इस चैप्टर के अंदर, ये समझना। हम लोग लेबर मार्केट क्या होता है, जो टर्म होता है वो हम लोग सीख लिए हैं। 2-3 टर्म और जानेंगे। ले ऑफ किसे कहते हैं, क्विट किसे कहते हैं, मंथली सेपरेशन किसे कहते हैं, ठीक है, डिस्करेज वर्कर किसे कहते हैं। तो ये सब 3-4 टर्म है जो लेबर मार्केट के अंदर आता है, ये सब हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट के कारण वर्कर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण, बेरोजगारी होने के कारण वर्कर पे किस प्रकार का इफेक्ट पड़ता है। फिर हम लोग जानेंगे कि लेबर, अगर कोई वर्कर है तो वर्कर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वर्कर के लिए उसका वेज है ना। वर्कर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसका वेज। तो वेज कैसे डिफाइंड होता है, क्या डिटरमाइंड करता है वेज को। जैसे कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े थे कि प्राइस, किसी भी गुड का प्राइस कैसे डिटरमिन्ड होता है, उसी तरीके से यहाँ पर लेबर मार्केट में पढ़ेंगे कि कैसे किसी भी चीज़ का वेज डिटरमिन्ड होता है, कितना वेज होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे, नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखेंगे और नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट देखेंगे। ये इतना चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला आज बात करते हैं। सबसे पहला बात हमारा कि ले ऑफ किसे कहते हैं। ले ऑफ, ठीक है, ले ऑफ किसे कहते हैं। लेबर मार्केट में ले ऑफ का मतलब अब समझना। अब क्या हुआ कि कंट्री के अंदर सपोज ऐसा इकॉनमी सिचुएशन है जो स्लो डाउन के अंदर इकॉनमी, सपोज हमारा इकॉनमी स्लो डाउन में है, रिसेशन है या स्लो डाउन बोलो। स्लो डाउन में क्या होता है, डिमांड कम जाता है, डिमांड कम जाता है। स्लो डाउन में हमारा इकॉनमी है, मतलब डिमांड लोग कम कर रहे हैं। डिमांड कम करेंगे तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट कंपनी क्या प्रोड्यूस करेगी, कम करेगी। और आउटपुट अगर कम करेगी कंपनी तो लेबर का डिमांड क्या करेगी, कम करेगी। तो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट कम जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो समझना, जो अनएम्प्लॉयमेंट स्लो डाउन के कारण हो, अब देखो इकॉनमी क्या हुआ, स्लो डाउन, जिसके कारण क्या हुआ, डिमांड गया कम, आउटपुट गया कम, जिस कारण लेबर क्या करेगी, जो लेबर है उसका डिमांड क्या करेगी, कम करेगी। तो इस वजह से जो ये चेंजेस होने के कारण जो लेबर मार्केट में चेंजेस हो, उस सिचुएशन को कहते हैं ले ऑफ। मतलब अब देखो लेबर अगर है, लेबर अगर मैं लेबर, अब सपोज किसी फैक्ट्री के अंदर हम काम कर रहे हैं, कंप्यूटर फैक्ट्री के अंदर, और कंप्यूटर का डिमांड मार्केट में गया कम। मार्केट में कंप्यूटर का डिमांड कम जाने के कारण क्या होगा ये बताओ। कंपनी जो होगी हमको बोलेगी भैया डिमांड कम गया, आपको हम निकाल देंगे। तो इस वजह से जो लेबर मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरीका का अनएम्प्लॉयमेंट आए, तो किस कारण आया, ले ऑफ के कारण आए। ठीक है, फिर हम लोग जानते हैं ये क्विट्स, मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि छोड़ देना जॉब। छोड़ देने जॉब का मतलब क्या है, इकॉनमी बहुत अच्छा कर रहा है, फिर से हम कंप्यूटर के मतलब ये कंपनी, उसके अंदर मैं काम करता हूँ, इकॉनमी बहुत अच्छा कर रहा है। बहुत अच्छा करने के कारण अगर मैं अभी HP के अंदर काम कर रहा हूँ, इकॉनमी बहुत अच्छा कर रहा है, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि मैं एप्पल के अंदर भी काम करूँ, है कि नहीं। तो मैं HP के अंदर काम करना बंद कर दूंगा, क्विट कर दूंगा, क्योंकि इकॉनमी हमारा बहुत अच्छा है, और जा करके एप्पल के अंदर काम करूँगा। तो उस तरीका का अगर चेंजेस आए तो वो किस वजह से आए, क्विट्स, मतलब लेबर अपना जॉब को छोड़ दिया। ले ऑफ के कारण, ले ऑफ क्या है, कंपनी लेबर को छोड़ाया, कंपनी बोली कि नहीं हम आपको बाहर निकाल देते। क्विट्स का मतलब है कि लेबर का मन था छोड़ने का, समझ रहे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ले ऑफ एंड क्विट्स। अब बताओ अगर इकॉनमी के अंदर रिसेशन है, रिसेशन किसे कहते हैं, रिसेशन कहते हैं जब इकॉनमी बिल्कुल ये डाउन ट्रेंड पर हो, स्लो डाउन जब एकदम निचले स्तर पे चले जाए, तो उस सिचुएशन को रिसेशन कहते हैं। ठीक है, अब रिसेशन है इकॉनमी के अंदर, तो बताओ वहां पर ले ऑफ होगा या क्विट्स होगा, क्या होगा। अगर इकॉनमी स्लो डाउन मतलब रिसेशन में है, तो वहां पर ले ऑफ, वर्कर जो है वो ले ऑफ होगा लेबर मार्केट में, या क्विट्स होगा, ले ऑफ होगा। वाई ले ऑफ होगा, क्योंकि स्लो डाउन पर है, डिमांड कम होगा, और इस वजह से लेबर का डिमांड कम।
इस तरीकों को क्या कहते हैं हम लोग? ले ऑफ कहते हैं। तो रिसेशन के टाइम पर क्या होता है? ले ऑफ ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर इस रिसेशन है इकोनॉमी के अंदर, मतलब ले ऑफ उसके अंदर ज़्यादा हो। अगर कंट्री बहुत अच्छा कर रही है, ले ऑफ है, बूम है, ठीक है, इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, बूम है इकोनॉमी के अंदर, तब क्या होगा? मतलब HP के अंदर काम करते थे, अब हम कहाँ चल देंगे? एप्पल के अंदर काम करने चल देंगे। मतलब क्या? हम HP में जॉब करना छोड़ देंगे। सो दैट्स मीन्स व्हाट? क्विट। मतलब क्विट कब होगा? जॉब कब लोग छोड़ेंगे? जब इकोनॉमी अच्छा करेगा, तब डिफरेंट अपॉर्चुनिटी होगी, तो लोग वहाँ पर जाने के लिए सोचेंगे, ठीक है। तो क्विट्स कब होगा? जब इकोनॉमी अच्छा करेगी, दैट इज बूम। कोई प्रॉब्लम? ये चीज़। अब हमारा आता है नेक्स्ट टर्म जो है, वो हमारा आता है मंथली सेपरेशन। मंथली सेपरेशन, मंथली सेपरेशन किसे कहते हैं ये समझना। मंथली सेपरेशन का मतलब क्या होता है ये समझना। आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनटू एम्प्लॉयमेंट, इन आउट इन। अब समझना मंथली सेपरेशन किसे कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट से बाहर होना, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट से बाहर होना मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बाई अनएम्प्लॉयड जो वर्कर है वो एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट हो जाना। मतलब एम्प्लॉयमेंट से बाहर निकल रहा है, मतलब जो लोग नौकरी कर रहे थे वो बाहर होना, बाई जो नौकरी नहीं कर रहे थे वो अंदर होना। तो अगर मंथली सेपरेशन बढ़ता है, बढ़ने का मतलब क्या है? न्यूमरेटर ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, किससे? डिनोमिनेटर से, हाँ या ना। अगर ग्रेटर देन 1 है मतलब न्यूमरेटर ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, किससे? डिनोमिनेटर से। मतलब आउट लोग क्या हो रहे हैं? ज़्यादा, किससे? इन्स। समझ रहे हैं कि नहीं कि आउट लोग ज़्यादा हो रहे हैं, किससे? इन्स। मतलब मंथली सेपरेशन अगर ज़्यादा होता है तो एम्प्लॉयमेंट से लोग, एम्प्लॉयमेंट से आउट ज़्यादा होंगे, और जिस कारण अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा तो मंथली सेपरेशन ज़्यादा होगा या कम होगा? वाई? बिकॉज ऊपर में क्या है? एम्प्लॉयमेंट से बाहर होना। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा मतलब लोगों की नौकरी कम है, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट से लोग बाहर ज़्यादा होंगे, अब बाहर ज़्यादा होंगे तो ऊपर वाला ज़्यादा, दैट्स वाई मंथली सेपरेशन ज़्यादा। तो मंथली सेपरेशन कब ज़्यादा होगा? जब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा। अब एक चीज़ खुद देखो, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट अगर ये ज़्यादा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट अगर ज़्यादा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी का मतलब क्या है? लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड, मतलब रोजगार से लोग ज़्यादा बेरोजगार हो रहे हैं। मतलब एम्प्लॉयमेंट से लोग जो हैं अनएम्प्लॉयड क्या हो रहे हैं? ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट से बाहर जाना लोग क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। मतलब आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट गेट इंक्रीजेस, यस और नो? अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, एंड दैट लीड्स टू व्हाट? मंथली सेपरेशन ज़्यादा, ठीक है। तो मंथली सेपरेशन किसे कहते हैं ये हम लोग को समझ में आ गया। एंड लास्ट टर्म जो है हमारा वो है डिस्करेज वर्कर। डिस्करेज वर्कर, डिस्करेज वर्कर किसे कहते हैं ये समझना। डिस्करेज वर्कर उसे कहते हैं, अब अगले क्लास को याद करो। अगले क्लास में मैंने बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश के अंदर 65 करोड़, 5 से 6 करोड़ है, हाँ या ना। हमारे देश में बेरोजगारी 5 से 6 करोड़ है। उसमें भी हमने बताया था कि 5 से 6 करोड़ में जो जॉब देखने वाले लोग हैं वो कितने हैं? 4 करोड़। और जो जॉब नहीं देख रहे हैं वो कितने हैं? 2 करोड़। तो डिस्करेज वर्कर किसे कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट 6 करोड़, जिसमें में से जॉब कितने करोड़ देख रहे थे? 4 करोड़, और बाकी घर में ऐसे ही सो रहे थे, दैट इज 2 करोड़। और यही जो घर में सो रहे हैं ऐसे वर्कर को क्या कहते हैं हम लोग? डिस्करेज वर्कर कहते हैं। मतलब वो अनएम्प्लॉयड तो हैं लेकिन जॉब को देख नहीं रहे, ठीक है। तो ये 4 हमको समझ में आ गया। ले ऑफ किसे कहते हैं? जब कंपनी निकाल दे रही, स्लो डाउन होने के कारण। क्विट्स किसे कहते हैं? जब कंपनी अच्छा कर रही हो तो लेबर निकल जाते हैं दूसरे जगह अच्छा जॉब ढूंढने के लिए। मंथली सेपरेशन किसे कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट क्या होगा? कम होगा, जिसकी वजह से मंथली सेपरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। डिस्करेज वर्कर किसे कहते हैं समझ ली, दैट इज 2 करोड़ इन आवर इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़। अब हम लोग आते हैं सेकेंड थिंग कि अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण वर्कर को किस तरीके से इफेक्ट पहुंचता है। इंडिविजुअल वर्कर को अनएम्प्लॉयड अगर इकॉनमी है
इकोनॉमी के अंदर बेरोजगारी होने के कारण वर्कर को किस तरीके से इफेक्ट करता है? हाउ अनएम्प्लॉयमेंट affect इंडिविजुअल वर्कर और लेबर। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण वर्कर को किस तरीके से इफेक्ट। अब तुम ही समझो, तुम अगर एचपी के अंदर काम कर रहे थे, तुम्हारा जॉब रिसेशन होने के कारण, स्लो डाउन होने के कारण छूट गया, दैट इज ले ऑफ। छूटने के कारण तुम पर किस किस तरीके से इफेक्ट पहुंचेगा? पहला चीज़, तुम्हारा अगर जॉब छूटा तो तुम्हारे लिए दिक्कतें बढ़ेगी, खाने पीने फैमिली सारा चीज़ बढ़ेगी, एंड दैट इज नोन एज व्हाट? वेलफेयर। योर वेलफेयर गेट डिक्रीजेस। यस और नो? पहला चीज़ अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण। सेकेंड थिंग क्या होगा हमारा? अब अनएम्प्लॉयमेंट हुआ मतलब तुम बेरोजगार हुए, बेरोजगार होने से तुम्हारा जो वेतन था महीना वाला वो इफेक्ट करेगा, हाँ या ना? दैट इज वेज, योर वेज गेट इफेक्टेड। सेकेंड थिंग, ठीक है। थर्ड चीज़, अगर तुम अनएम्प्लॉयड हो मतलब तुमको एचपी वाले ने निकाल दिया, दैट्स ले ऑफ रीजन के कारण तुमको अगर निकाल दिया, जिसके कारण क्या होगा? जिसके कारण क्यों निकाला होगा? क्योंकि आउटपुट कम है। आउटपुट क्यों निकाला था? स्लो डाउन था, जिसके कारण आउटपुट कम है और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है मतलब बेरोजगारी ज़्यादा है। अब बेरोजगारी ज़्यादा है मतलब ये समझना, यहाँ से कंपनी वाले ने इसको भगा दिया। अब कंपनी वाले ने भगा दिया तो एचपी से मेरे को भगाया, तो मैं एचपी से डेल के पास गया कि भैया मेरे को नौकरी दोगे? डेल के पास गया तो डेल वाले ने बोला भैया कंप्यूटर का तो डिमांड तो है ही नहीं, हम कहाँ से आपको नौकरी दें। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो जॉब खोजना भी मुश्किल हो रहा है। फाइंडिंग जॉब इज डिफ़िकल्ट। जब बेरोजगारी ज़्यादा होती है तो जॉब ढूंढना मुश्किल होता है। सिंपल चीज़ है, बेरोजगारी अगर ज़्यादा होगा तो सभी के लिए ना बेरोजगारी है, सभी कंपनी के लिए ना बेरोजगारी है। तुमको कोई कंपनी निकाली, दूसरे कंपनी के पास जाओगे, बोलोगे अरे, वो बोलेगा अरे मैं तो अपना वर्कर को रख ही नहीं रहा हूँ, तुमको कहाँ से रखूँगा? समझ रहे हो कि नहीं? सो मीन्स व्हाट कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर क्या? डिफ़िकल्ट टू फाइंड जॉब। कोई दिक्कत? अनएम्प्लॉयमेंट अगर ज़्यादा होगा तो जॉब ढूंढना मुश्किल होगा। ठीक है, मतलब परसेंटेज ऑफ फाइंडिंग जॉब इज डिक्रीजेस। कोई दिक्कत? फोर्थ चीज़ कि ये तो हो गया जॉब ढूंढने की संभावना कम। चौथा चीज़ क्या है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा मतलब बेरोजगारी अगर ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा? मिलने की संभावना कम है। ठीक है, चौथा चीज़ है हमारा डिफिकल्ट टू इंक्रीज वेज। चौथा चीज़ मतलब जो कंपनी में, अगर मैं एचपी में काम कर रहा था, मार्केट के अंदर बेरोजगारी है, अब मैं कंपनी वाले को बोलूँगा मेरा 5,000 रुपया बढ़ा दो महीना, कंपनी वाला बोलेगा आपको रख ही रहे ना, बहुत है, बहुत लेबर हैं जो 5,000 आप बढ़ाने करें, आपसे 5,000 कम पर काम कर रहे हैं, है कि नहीं? तो आपको मैं जॉब दे रहा हूँ वो वही बहुत है, क्योंकि मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी ज़्यादा है, बहुत सारे लेबर हैं, हम जिसको चाहें उसको भी रख सकते हैं। सो दैट्स वाई हमारा वेज इंक्रीज करने का प्रोबेबिलिटी गेट डिक्रीजेस। यस और नो? सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पहला वेलफेयर पर, लेबर के वेलफेयर पर, दूसरा लेबर के वेज पे। ठीक है, जॉब छोड़ेगा तो उसका वेज अल्टीमेटली डिक्रीजेस। तीसरा, जॉब फाइंड वो नहीं कर सकेगा। चौथा चीज़ हमारा वेज, जो काम कर रहे हैं उनका वो वेज बढ़ाने के लिए नहीं बोल सकते हैं। समझ रहे हो? सो दिस इज हाउ अनएम्प्लॉयमेंट अफेक्ट इंडिविजुअल वर्कर। ये एक तरीके से। अब हम लोग आते हैं यार, अब हमारा राम कहानी जो है मेन लास्ट इस चैप्टर का यही है टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं, एंड बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टेप वाइज बिल्कुल चलेंगे, कुछ ना है। अब हमारा लास्ट टॉपिक यही है कि कैसे हम लोग वेज को डिटरमिन करते हैं, इकोनॉमी के अंदर कितना वेज होगा कैसे हम लोग डिटरमिन करते हैं, कोई भी लेबर को कितना वेज देगा, कितना महीना उसको मिलेगा, कैसे डिटरमिन करेंगे, ये समझना है। मतलब हमको वेज देखना है।
सबसे पहला चीज हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? लेबर मार्केट। लेबर मार्केट, लेबर कितना है या नहीं है, लेबर काम करेगा या ना करेगा, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता? वेज के ऊपर। पहला चीज वेज के ऊपर। और वेज किस चीज के ऊपर डिपेंड करता? समझना, वेज किस चीज के ऊपर डिपेंड करता कि तुम्हारा वेज कितना होगा या ना होगा? दैट इज योर पावर। तुम्हारा पावर कितना है। पावर का मतलब यहां से समझ में आता है बार्गेनिंग पावर। बार्गेनिंग का मतलब क्या होगा ये समझना। बार्गेनिंग का मतलब दुकान वाले के पास नहीं जाते हो तो बोलते हैं नहीं भैया 2 रुपया और कम कर देना, 5 रुपया, 10 रुपया। सो दैट्स मीन्स बार्गेनिंग, मतलब तुम्हारा बार्गेनिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ फिर से हम लोग लेबर मार्केट पढ़ रहे हैं, तो लेबर कितना होगा नहीं होगा, काम करेगा नहीं करेगा, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड? वेज के ऊपर। वेज किस चीज़ के ऊपर डिपेंड? बार्गेनिंग पावर। लेबर के पास कितना पावर है बार्गेन करने का कंपनी के साथ। अब समझना ये बार्गेनिंग पावर किस चीज, बार्गेनिंग पावर कैसे होगा ये समझना। बार्गेनिंग पावर किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? पहला नेचर ऑफ जॉब। नेचर ऑफ जॉब कि तुम्हारा जॉब का नेचर कैसा, ठीक है। अब देखना, अगर तुम्हारा जॉब का नेचर स्किल्ड है, ठीक है, स्किल्ड मतलब तुम ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हो जो स्किल्ड वाला कंपनी है, जैसे कंप्यूटर के अंदर काम कर रहे हो, स्किल्ड वाला कंपनी, तो तुम्हारा बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है क्योंकि तुम स्किल्ड लेबर। तुम्हारा अगर कंप्यूटर कंपनी अगर कम तुमको दे रही है तो तुम दूसरे कंपनी में चले जाओगे, है ना। अगर स्किल्ड तुम्हारा ज़्यादा है तो तुम्हारे पास बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है कि भैया तुम बढ़ाओ, नहीं तो मेरे पास स्किल्ड है, हम जहाँ चाहेंगे वहाँ भागेंगे, है कि नहीं। तो अगर अब समझना, स्किल्ड अगर ज़्यादा है तुम्हारे पास, नेचर ऑफ जॉब, ठीक है, बार्गेनिंग पावर क्या होगा? ज़्यादा होगा। बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगा तो वेज क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरा नेचर ऑफ जॉब, सेकेंड हमारा क्या है? इसी में स्किल्ड, और दूसरा क्या हो सकता है? अनस्किल्ड। जैसे फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर, ठीक है, जो मेट्रो में ये बन रहा है, मेट्रो का पिलर बन रहा है, इसमें काम करने वाले वर्कर क्या होंगे? अनस्किल्ड होंगे। वो एक छोटा सा जानते होंगे इस प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है तो वो बना रहे हैं, अनस्किल्ड है। अनस्किल्ड का होने का मतलब बार्गेनिंग पावर क्या उनके पास? कम है। उनको निकाल भी दिया कोई दिक्कत नहीं, बार्गेनिंग पावर कम है, मतलब वेज क्या होगा? कम होगा, ज़्यादा वो बार्गेन नहीं कर सकते कंपनी के साथ। सो दैट्स मीन्स अनस्किल्ड अगर होंगे तो ये। तो बार्गेनिंग पावर पहला तो नेचर ऑफ जॉब के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा बार्गेनिंग पावर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? दूसरा बार्गेनिंग पावर डिपेंड करता है लेबर मार्केट के ऊपर, ठीक है। दूसरा बार्गेनिंग पावर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? लेबर मार्केट के ऊपर। क्या चीज़? अब समझना, लेबर मार्केट के ऊपर। अब समझना, अगर लेबर मार्केट में अगर सपोज डैट, प्लीज भाई प्लीज गेट प्लीज, लेबर में सपोज अब प्लीज लिसेन गौरव भैया प्लीज, लेबर मार्केट के ऊपर। तो हम लोग जानते हैं कि लेबर मार्केट के ऊपर किस तरीके से, अब लेबर मार्केट में सपोज डेट क्या है? बेरोजगारी अगर क्या है? ज़्यादा है। सपोज क्या है भैया? प्लीज सपोज लेबर मार्केट में क्या है? बेरोजगारी क्या है? ज़्यादा है। अब बेरोजगारी ज़्यादा है तो मतलब लोग क्या है? सब देखना यहाँ से, अगर हमारा इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा होने का मतलब क्या है? कि मतलब मार्केट में ऐसे ही लोग घूम रहे हैं कि मेरे को नौकरी चाहिए, मेरे को नौकरी चाहिए। अगर ऐसे ही मार्केट में लोग घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं मार्केट में, जिसके कारण उनका पावर क्या होगा? कंपनी के साथ कम होगा। ज़्यादा लोग हैं, समझ रहे हो? तो जिस कारण क्या होगा? कंपनी के साथ कम बार्गेनिंग कर पाएगी, है ना। अगर कम बार्गेनिंग कर पाएगी तो वेज क्या होगा? कम होगा, हाँ या ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर ज़्यादा होगा, मार्केट में लोग लेबर क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। लेबर ज़्यादा होंगे, ज़्यादा है तो वो क्या चाहिए? उनके पास पावर क्या होगा? कम होगा। और पावर कम होगा तो वेज क्या होगा? कम हो। तो दूसरा बार्गेनिंग पावर हमारा किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? लेबर मार्केट के ऊपर। अगर लेबर मार्केट हमारा अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, लेबर मार्केट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो बार्गेनिंग पावर क्या होगा? कम होगा। कोई दिक्कत? अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, मार्केट में लेबर क्या होगा? ज़्यादा। मार्केट में क्या होगा? मार्केट में लेबर ऐसे ही घूम रहे हैं बेरोजगार, तो उनका पावर क्या होगा? कम। एंड दैट्स लीड्स टू व्हाट? वेज कम।
और इसी तरीके से अगर अनएम्प्लॉयमेंट, अगर बेरोजगारी हमारा कम है, कम होने का मतलब मार्केट में लेबर क्या है, अब कम है। मार्केट में ये थे इतने, अब इतने हैं लोग। अब कंपनी आएगी इनके पास, बोलेगी आओ मेरे कंपनी के अंदर, बोलेंगे नहीं 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 हम ज़्यादा मांगेंगे, है कि नहीं? नहीं मांगेंगे, ज़्यादा, कम है। तो ये क्या इनके पास पावर क्या होगा, ज़्यादा। अगर पावर ज़्यादा होगा तो वेज क्या होगा, ज़्यादा। सिंपल बात। तो ये चीज़ फिर से किसी भी इंसान, किसी भी लेबर का वेज किस चीज़ को, लेबर मार्केट पढ़ रहे हैं तो लेबर किस चीज़ के ऊपर डिटरमिन होता है कि काम करेगा या ना करेगा। वो तनख्वाह होता है कि तुमको 10,000 दे रहा है, 5,000, 15,000, वो तनख्वाह तुम्हारा किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, बार्गेनिंग पावर। तुम्हारे पास कितना पावर है कंपनी के साथ बार्गेन करने का कि नहीं मैं 12,000, नहीं मैं 15,000 पे करूँगा। बार्गेनिंग पावर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ जॉब। तुम्हारा नेचर ऑफ जॉब कैसा है, अगर तुम स्किल्ड पर्सन हो, तुम्हारे पास अगर स्किल्ड है तो स्किल्ड लोगे, स्किल्ड लोग क्या होंगे, कम होंगे। अब कम होंगे तो तुम्हारे पास बार्गेनिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। वेज क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अनस्किल्ड अगर तुम हो तो बार्गेनिंग पावर कम, वेज कम। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, बार्गेनिंग पावर कम, वेज कम। एम्प्लॉयमेंट कम, बार्गेनिंग पावर ज़्यादा, वेज ज़्यादा। तो यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि वेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, स्किल्ड लेबर का। अगर स्किल्ड होगा तो वेज ज़्यादा होगा, स्किल्ड कम होगा तो वेज कम होगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, अनएम्प्लॉयमेंट का। अनएम्प्लॉयमेंट अगर ज़्यादा होगा वेज कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा वेज ज़्यादा होगा। सो दिस इज द रिलेशन, ठीक है। तो वेज किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है ये हम लोगों ने देख लिया, बार्गेनिंग पावर। बार्गेनिंग पावर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग समझ गए कि किसी का वेज डिटरमिन होता है उसका बार्गेनिंग पावर से। लेकिन अब आता है कि किसी का वेज डिटरमाइंड कैसे होता है। हम लोग समझ लिए कि हमारा वेज जो है हमको कितना महीना मिलेगा वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना बार्गेनिंग पावर है, ठीक है। लेकिन अब बात है कि महीना 10,000 मिलेगा, 15,000 मिलेगा, ये पता कर लिए बार्गेनिंग पावर के ऊपर। लेकिन डिटरमाइंड कैसे होगा वेज, वेज हम लोग निकालेंगे कैसे, फाइंड कैसे करेंगे, तो वो बात आती। ये हम लोग डिपेंड देख लिए कि वे डिपेंड किस पर करता है वेज। एंड नाउ लेट्स कम टू हाउ वी डिफाइन, हाउ वी डिटरमाइंड वेज। कैसे हम लोग वेज को डिटरमाइंड करेंगे कि हमारा वेज कितना होगा, ठीक है। तो ये अब देखो हम लोगों का क्या है क्वेश्चन, हाउ वी डिटरमाइन वेज, कि वेज कितना होगा नहीं होगा हम लोग कैसे डिटरमाइन, डिपेंड करता है बार्गेनिंग पावर के ऊपर। अब डिटरमाइंड कैसे होगा वो हम लोग को देखना, ठीक है। अब समझना, यहाँ से स्टोरी समझना। सबसे पहला स्टोरी है कि ये तुम्हारा वेज हुआ, तुम वेज का क्या करोगे, डिमांड करोगे या सप्लाई करोगे। अगर तुम पार्टिकुलर, यहाँ से दो तरीके से, पहले एक कंपनी को एक साइड रखो और दूसरे साइड अपने आप को रखो एज अ वर्कर। तुम कंपनी का वर्कर हो और ये तुम्हारा वेज हो गया। तो तुम अगर वर्कर हो तो तुम कंपनी से डिमांड करोगे कि हमको इतना वेज दो, या सप्लाई करोगे, डिमांड करोगे। मतलब अगर यहाँ पर हम लोगों का ये अगर है लेबर, तो लेबर क्या करेगा, कंपनी से क्या करेगा, ये वेज का क्या करेगा, डिमांड करेगा। कोई प्रॉब्लम, अगर हम लेबर हैं तो हम लोग वेज का डिमांड करेंगे कि भैया मेरे को इतना महीना तनख्वाह चाहिए, दैट इज़ योर डिमांड। जैसे कि भैया मेरे को इतना 10 बिस्किट महीने में चाहिए खाने के लिए, दैट इज़ योर डिमांड, ठीक है। पहला पार्ट कि वेज डिमांड करेगा कौन, लेबर। और वेज का कितना तुमको महीना में मिलेगा, सप्लाई कौन करेगा, कंपनी। कंपनी वेज को सप्लाई करेगी कि तुमको महीना में 10,000 मिलेगा तो कंपनी 10,000 देगी। जैसे तुमने 10 बिस्किट का डिमांड किया, लेकिन 10 बिस्किट को सप्लाई कौन करेगा, कंपनी, फर्म। सो दैट मीन्स वेज लेबर के ऊपर डिमांड किसके ऊपर डिपेंड, लेबर पे, और सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड, हमारा कंपनी। ये सप्लाई, बस कहानी खत्म।
फिर से वही चीज़, वेज का पता चल गया कि डिमांड किसके ऊपर डिपेंड है, लेबर के ऊपर, सप्लाई किसके ऊपर डिपेंड है, कंपनी के ऊपर। और वही जो फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग डिमांड सप्लाई किए थे वही करेंगे, इक्विलिब्रियम फाइंड करेंगे। इक्विलिब्रियम जो फाइंड करेंगे उसी को हम लोग दे देंगे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे वहाँ पर भी फाइंड किए थे ना, ये ऐसे कुछ, ऐसे डिमांड कर्व, ऐसे सप्लाई कर्व, और जहाँ पर ये मैच क्या था, डेट इज इक्विलिब्रियम इन फर्स्ट सेमेस्टर, है कि नहीं। उसी तरीके से यहाँ करेंगे, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, कुछ इसी तरीके से। तो ये बात करो, अब लेबर डिमांड कितना करेगा, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। लेबर वेज का डिमांड कितना करेगा वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम लोग बात किए किसके ऊपर, बार्गेनिंग पावर। वेज कितना डिमांड करेगा लेबर, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके पास बार्गेनिंग पावर कितनी है। अब बार्गेनिंग पावर में भी हम लोगों ने देखा था स्किल्ड, अनस्किल्ड, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट कम, यही ना। तो वेज हमारा किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, पहला चीज़ हमारा डिपेंड करता है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, हाँ या ना। दूसरा चीज़ वेज और किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है ये समझना, ये अभी तक बात नहीं की। अब सपोज डैट प्राइस जो है तुमने एक्सपेक्ट किया है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला, तुमने ऐसा माना है कि कोविड आया, सरकार ने पैसा दिया, तो जा करके फ्यूचर में प्राइस हमारा बढ़ेगा। अगर प्राइस बढ़ेगा, तुम लेबर हो, तो प्राइस अगर बढ़ रहा है, तुम्हारा अगर पहले 100 रुपये था, अगर 5 रुपये बिस्किट देती थी तो तुम पहले 20 बिस्किट खरीदते थे। सपोज तुम्हारा 100 रुपये सैलरी था, ठीक है, 5 रुपये की बिस्किट है, तो तुम कितना बिस्किट खरीदते थे, 20 बिस्किट। अब क्या हुआ कि तुमने एक्सपेक्ट किया कि ये 100 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ की बिस्किट हो जाएगी, तो कितने बिस्किट खरीदोगे, 10 बिस्किट, हाँ या ना। तो प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस अगर तुमने एक्सपेक्ट किया कि प्राइस हमारा फ्यूचर में बढ़ने वाला है 5 रुपये से 10 रुपये, तो तुम कंपनी को भी बोलोगे कि भैया पहले 20 बिस्किट खरीदते थे, अब हम 10 बिस्किट खरीदेंगे, इस वजह से हमारा 200 करो, तब हम जाकर के सेम बिस्किट खरीदेंगे, हाँ या ना। समझ रहे हो कि नहीं। तो वेज किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, प्राइस फ्यूचर में कितना है उस चीज़ के भी ऊपर डिपेंड करता है। प्राइस जैसे कि फ्यूचर में अगर 5 रुपये से 10 रुपये होने वाले थे, तो वेज क्या हो गया, बढ़ गया, 200 रुपये करने पड़े, क्योंकि हमारा जो परचेसिंग पावर है पीपल का वो सेम रखना है। समझ रहे हो। तो ये चीज़, तो डिमांड किस चीज़ के ऊपर, डिमांड कौन डिटरमिन करता है, लेबर के पास पावर कितना है, बार्गेनिंग पावर पे डिपेंड करता है। बार्गेनिंग पावर में क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट पे वेज डिटरमिन करता है, और किस चीज़ के ऊपर, फ्यूचर में प्राइस कितना होगा उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। एंड अल्टीमेटली हमारा इक्वेशन क्या बनता है, ये देखना, हमारा इक्वेशन बनता है कि वेज इज इक्वल टू, ठीक है, वेज इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्राइस फंक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अदर फैक्टर। समझना, एक्सपेक्टेड प्राइस हम लोगों ने बात कर ले, एक्सपेक्टेड प्राइस इंक्रीजेस, वेज इंक्रीजेस, क्योंकि बार्गेनिंग पावर हमको क्या रखना है, सेम रखना। प्राइस बढ़ेगा, कंपनी को बोलेगा भैया प्राइस बढ़ रहा है, मेरा भी वेज बढ़ाइए, नहीं बोलेगा, सिंपल है, बोलेगा। तो ये एक्सपेक्टेड प्राइस इंक्रीजेस, वेज इंक्रीजेस। दूसरा ये अनएम्प्लॉयमेंट है, दिस इज द फंक्शन, एफ का मतलब फंक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, वेज डिक्रीजेस। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, मार्केट में ज़्यादा लेबर, जिसके कारण क्या होगा, वेज कम, बार्गेनिंग पावर कम। जेड क्या है, अदर फैक्टर, स्किल्ड नहीं है, अदर फैक्टर, उसी के अंदर स्किल्ड भी आ गया, मीन्स इसके अंदर बाकी जो है वो है, दैट इज अदर फैक्टर। ठीक है, ये हमारा हो गया W इज इक्वल टू PE इफ फंक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जेड का मतलब अदर फैक्टर। और इस अदर फैक्टर के अंदर क्या क्या आता है ये देखना, अदर फैक्टर के अंदर आता है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, और क्या जी, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। अब समझना, यहाँ से समझना, ये अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट क्या है, मतलब क्या होता है, किसी देश में क्या होता है कि बेरोजगार लोगों को भी सरकार मदद करती है कि घर में आप बैठ भी रहे हैं तो आपको 1000 रुपये मिलेगी। समझ रहे हो कि नहीं, 1000 रुपये मिलेगी। अब सपोज उस चीज़ को क्या कहते हैं कि बेरोजगार को मदद करना, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इंक्रीज हुआ, सपोज
अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट गेट इंक्रीजेस। तुम सपोज दैट HP कंपनी में काम करते थे, तुमने जॉब छोड़ दिया या तुमको जॉब छुड़ा दिया गया, घर में बैठे थे, सरकार तुमको पैकेट में सपोज 10,000 रुपये ऐसे ही दे रही थी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के नाम पर कि जो भी बेरोजगार है उसको 10,000 रुपये मैं दूंगा। अगर बेनिफिट इंक्रीज होगा, अब किसी कंपनी में तुम अगर काम करना चाहते हो, ठीक है, तो तुम क्या सोचोगे, हमको 10,000 रुपये से ज़्यादा मिलेगा तब हम काम करेंगे, वरना काम नहीं करेंगे। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इंक्रीज होता है तो बार्गेनिंग पावर लेवर का क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, हाँ या ना। बेनिफिट अगर इंक्रीज होता है तो बार्गेनिंग पावर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अब बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगा तो वेज क्या होगा, ज़्यादा, हाँ या ना, वेज क्या होगा, ज़्यादा। सो इस तरीके से वैसे ही कहा जाता है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जिस कंट्री के अंदर ज़्यादा है, जिस कंट्री के अंदर बेरोजगार होने का बेनिफिट ज़्यादा है, उस कंट्री में बेरोजगारी ज़्यादा होता है। अब सपोज दैट घर में हम सोए हुए हैं और सरकार हमको 5,000 रुपये ऐसे ही महीना दे रहे हैं, तो हम सोना पसंद नहीं करेंगे। तो वही है, अनएम्प्लॉयमेंट जिस कंट्री के अंदर ज़्यादा होता है उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ज़्यादा, बेरोजगारी क्या होता है, ज़्यादा। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इंक्रीजेस, बार्गेनिंग पावर इंक्रीजेस, वेज इंक्रीजेस। वेज बढ़ाएगा तभी काम करेगा, नहीं तो घर में सोएगा। उसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, ये एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस क्या है ये समझना। एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है कि सरकार कंपनी को कही कि भैया आपको जॉब नहीं छोड़ना है, अगर आपके पास 20 लेबर है तो आपको कम से कम 10 लेबर को रखना ही रखना है। दैट इज इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। सरकार यहाँ पे इंश्योरेंस तुम्हारा कराएगी, तुम्हारा जॉब नहीं छूटे। समझ रहे हो? तो ये चीज़। अब सपोज अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस होने का मतलब जॉब छूटने का डर कम। अब जॉब छूटने का डर कम है तो क्या करेगा, बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगा कि कम होगा। जॉब, फिर से हम HP में काम करते थे, सरकार ने मेरा अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस करा दिया। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस का मतलब हमको HP वाला जॉब से नहीं निकाल सकते, तो हमारा बार्गेनिंग पावर बढ़ गया या कम गया कंपनी के साथ, निकाल नहीं सकता। तो हम बोलेंगे अरे 2,000 और हमको दो, है कि नहीं, नहीं बोलेंगे। सो दैट्स मीन्स व्हाट, बार्गेनिंग पावर गेट इंक्रीजेस। बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा तो वेज क्या होगा, बढ़ेगा। सो दैट्स अदर फैक्ट। फिर से समझना, वेज किस चीज़ के ऊपर वेज क्या है, डिमांड। डिमांड किधर, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, लेबर। लेबर कितना डिमांड करेगा, किस चीज़ के ऊपर, बार्गेनिंग पावर, बार्गेनिंग पावर। और यहाँ से हम लोगों ने ये फार्मूला, जो मेन फार्मूला है, W = P, ठीक है, FUZ। P क्या है, एक्सपेक्टेड प्राइस। एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, परचेसिंग पावर डिक्रीज होगा तो बढ़ेगा, है कि नहीं, वेज बढ़ाने के लिए कहेगा। अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगा, बेरोजगारी अगर बढ़ेगा, लेबर ज़्यादा रहेगा, वेज कमेगा। ये हमारा क्या, अदर फैक्टर, जिसके अंदर क्या आता है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, और क्या आता है, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। अब ये समझना, अब एक टर्म दिया गया जी, जो बहुत अच्छा नेम दिया गया, इसी को इंग्लिश में लिखा गया है, वेज रिलेशन, वेज सेटिंग रिलेशन। क्या होता है वेज सेटिंग रिलेशन, मतलब वेज सेटिंग रिलेशन किसे कहते हैं, वेज सेटिंग रिलेशन उसे कहते हैं, बस ये P को नीचे ले आओ, W/P = FUZ, W/P = FUZ, और इसी इक्वेशन को कहते हैं वेज सेटिंग रिलेशन। समझ रहे हो, वेज सेटिंग रिलेशन। अब समझना, जैसे कि हम लोगों ने मनी सप्लाई में बात किया था कि नॉमिनल मनी सप्लाई क्या बोला था, M, हाँ या ना। नॉमिनल मनी सप्लाई क्या बोला था, M इज द नॉमिनल मनी सप्लाई। सरकार ने 1 करोड़ रुपीस सेंट्रल गवर्नमेंट ने सप्लाई किया, बट रियल मनी सप्लाई किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, प्राइस के ऊपर, M/P, हाँ या ना। उसी तरीके से यहाँ पर नॉमिनल वेज क्या है, W, बट रियल वेज क्या है, W/P या P। सो उसी तरीका से यहाँ पर अगर नॉमिनल की बात करते हैं, नॉमिनल हमारा कितना होगा, W, नॉमिनल वेज कितना, W, एंड रियल वेज हमेशा किस टर्म में बात करेंगे, वेज, प्राइस के टर्म में बात करें, ठीक है। सो दिस इज द रियल वेज। सो W/P। और देखो हम लोग एजम्पशन किए हैं, एजम्पशन यहाँ पर लेट माने हैं कि जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया है कि फ्यूचर में प्राइस होगा उतना ही प्राइस हुआ,
P इज इक्वल टू P। इसी कारण P के जगह पे क्या लिख दिया हम लोगों ने, P। समझ रहे हो? सो दिस इज द एजम्पशन। वेज सेटिंग रिलेशन में हम लोग का ये एजम्पशन है, ठीक है। तो ये डिमांड का स्टोरी हो गया। अब हम लोग सप्लाई का स्टोरी देखेंगे एंड अल्टीमेटली हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे और काम खत्म करेंगे। समझ रहे हो? तो ये चीज़ फिर से वेज डिपेंड करता लेबर के ऊपर। लेबर का पावर कितना होगा, बार्गेनिंग पावर के ऊपर। बार्गेनिंग पावर के रिलेशन से हम लोगों ने कुछ ऐसा निकाला, ये रिलेशन W इज इक्वल टू पी यू जेड एफ यू जेड। पी को अगर नीचे ले आते हैं, P इज इक्वल टू पी है, जम्पसन माने, सो दैट इज वेज सेटिंग रिलेशन। सो दिस इज द डिमांड स्टोरी। अब इसका कर्व हमको देखना है, कर्व डिमांड, ये हमको कर्व देखना है कि कैसा होगा वेज सेटिंग रिलेशन का, वेज सेटिंग रिलेशन का कर्व कैसा होगा। तो ये देखना, ये किसके किसके बीच का रिलेशन है, ये रिलेशन है रियल वेज दैट इज W बटा P और अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ, अनएम्प्लॉयमेंट U, रियल वेज और अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ। अब तुम ही बताना, इसमें अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, मार्केट में लेबर ज़्यादा होंगे, मार्केट में लेबर ज़्यादा होंगे तो बार्गेनिंग पावर कम होगा और वेज क्या होगा, कम होगा। अनएम्प्लॉयमेंट अगर कम है, बेरोजगारी अगर कम है, इसका मतलब क्या चीज़, मार्केट में लेबर कम होंगे तो जितने लेबर है उनके पास बार्गेनिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगा तो वेज क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये देखना, ये कम रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये कम रहा है। दैट इज व्हाट, नेगेटिव रिलेशनशिप। सो वी ड्रॉ, वही तो है रियल वेज और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का ग्राफ। अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ता कम, अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ा, मार्केट में लेबर ज़्यादा, बार्गेनिंग पावर कम, जिस कारण वेज क्या होगा, कम। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ज़्यादा है, तो वेज क्या है यहाँ पर, इतनी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, सपोज दैट अनएम्प्लॉयमेंट हमारा मार्केट में कम हो गया, इतना। अनएम्प्लॉयमेंट अगर क्या है, कम, मतलब मार्केट में लेबर जितना बचा है वो क्या है, कम, तो बार्गेनिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा, जिस कारण वेज क्या होगा, रियल वेज क्या होगा, ज़्यादा। So this is 2 point, and when joining this 2 point, we get our wage setting ratio या relation. So that is downward sloping. वैसे भी हमको पता है कि डिमांड की बात हो रही है तो डिमांड कब हमेशा कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो हम लोगों ने यहाँ पर किसका किसका ग्राफ है, रियल वेज और अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिमांड कब। अब हम लोग सप्लाई कब निकालेंगे एंड फिर हम लोग इक्विलिब्रियम निकाल लेंगे। तो ये वेज सेटिंग रेशियो डिमांड का बात हो गया। लेट्स कम टू दिस सप्लाई। कंपनी की साइड आइए, कंपनी तुमको वेज कितना देगी या ना देगी, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर, तुमको कंपनी कितना वेज देगी, कितना तुमको महीना देगी सैलरी, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी के नज़रिया से अब देखो, वो लेबर के नज़रिया से था बार्गेनिंग पावर, लेकिन कंपनी तुमको कितना महीना देगी या ना देगी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, कंपनी का प्रॉफिट। हाँ या ना, कंपनी का प्रॉफिट। कंपनी को प्रॉफिट कम होगा तो तुमको महीना कम देगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो तुमको महीना का ज़्यादा बेच देगी, है कि नहीं। तो इस तरीके से किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, मेन दैट इज कंपनी जो है वो डिपेंड करता है प्रॉफिट के ऊपर। और अगर याद होगा हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में इसी चीज़ को पढ़े थे, मार्कअप। सेकेंड सेमेस्टर में मार्कअप प्राइस, मार्कअप किसे कहते हैं ये समझना। मार्कअप उसे कहते हैं, सपोज हमको बनाने में, एक बिस्किट को बनाने में 3 रुपये का खर्चा है, पार्ले जी बनाने में बिस्किट 3 रुपये का खर्चा है, मैंने मार्केट में इसको 5 रुपये में बेचा, तो वो हमारा 2 रुपये क्या है, मार्कअप। दैट इज व्हाट, आवर प्रॉफिट। सो दैट इज द मार्कअप प्राइस। ठीक है, तो कंपनी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना प्रॉफिट होगा, मतलब कितना मार्कअप होगा उसको, कितना उसको प्रॉफिट होगा। तो इस चीज़ पे कंपनी तुमको वेज कितना देगी उस चीज़ डिपेंड कर। अब समझना, हम लोग पढ़े थे, हम लोग क्या पढ़े थे कि इन कॉम्पिटिटिव मार्केट, इन कॉम्पिटिटिव मार्केट मतलब अगर कंपटीशन है तो जितना प्राइस होगा भैया, प्राइस किसके इक्वल होगा, मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने पढ़ा था
कि प्राइस जो है, अगर 1 लीटर दूध बनाने का कीमत अगर 20 रुपीज़ है सपोज डेट, या 25 रुपीज़ है, तो प्राइस भी कितना मार्केट में रखना होगा, 25 रुपीज़ रखना होगा। क्योंकि अगर हल्का सा अगर ज़्यादा प्राइस रखा तो वहाँ पर सारा कस्टमर चल जाएगा उस दुकान के ऊपर। हल्का सा कम अगर प्राइस रखा तो बनाने का दाम ही 25 रुपया था, कम रखोगे तो तुमको लॉस ही ना होगा। सो दैट मीन्स कंपटीशन। कंपिटेटिव मार्केट किसे कहते हैं? जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर हो, बहुत ज़्यादा, जहाँ पर फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट हो। सपोज बिल्कुल दूध वाला मार्केट का याद करो, दूध वाला मार्केट, रिक्शा वाला मार्केट जो है, वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ दूध वाला का दुकान, तुम्हारे पास नहीं लेंगे तो उसके पास से दूध लेंगे। फ्री एग्जिस्ट एंड एंट्री, तुम बंद करो दुकान या खुला करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़र्क ना पड़ता। तो इस चीज़ को, और क्या चीज़, प्राइस डिटर्मिंड होता कि दूध का इतना ही प्राइस है। तुम अगर दुकान भी खोल रहे हो तो इतना सेट है पहले ही ऑलरेडी मार्केट, समझ रहे हो? सो दिस इज अ कॉम्पिटेटिव मार्केट। तो प्राइस कॉम्पिटेटिव मार्केट में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राइस जो होगा बिल्कुल मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा। मतलब 1 लीटर दूध बनाने का अगर 25 रुपया है तो प्राइस 25 रुपया ही होगा। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हो गया कि अगर 1 यूनिट तुम सप्लाई करते हो उसका कॉस्ट कितना है, एडिशनल 1 यूनिट सप्लाई करने का कॉस्ट कितना है, उसी के बराबर बिल्कुल प्राइस हो। अब यहाँ से समझना, ये क्या है, हम लोग लेट मानते हैं कि हम लोगों का, सपोज हमारे फील्ड है, ये ज़मीन है, ज़मीन, और इसके अंदर हमको सपोज दैट ये बाउंड्री करानी है, इस ज़मीन को बाउंड्री करानी, तो हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? हम लोग लेट माने कि सिर्फ लेबर का हमारा ज़रूरत है और किसी चीज़ का नहीं। सपोज हमको इसके अंदर खेती करानी है, ये या इसके अंदर घास हो गई तो घास को हमको हटाना है, तो हम लोगों ने लेबर बुलाया। तो हम लोग लेट मानते हैं कि इसके अंदर सिर्फ लेबर ऐसा इनपुट यूज हो रहा है, सिर्फ लेबर का यूज हो रहा है ऐसा इनपुट। कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसके अंदर सिर्फ लेबर का यूज नहीं होता, उसके अंदर बिस्किट बनाने से पहले व्हीट का यूज होता, व्हीट का ज़रूरत है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब का ज़रूरत है। तो एक चीज़ का ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे चीज़ को ज़रूरत है। वही कहा जाता है लैंड, लेबर एंड कैपिटल, 3 चीज़ ऐसा इनपुट कहा जाता है, एंड एंटरप्रेन्योर, 4 चीज़, लेकिन 3 माना जाता है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। लेट वी टेक कि सिर्फ हमारा लेबर है, लैंड और कैपिटल का कोई यूज नहीं। सो लेट वी टेक हम लोगों ने माना कि सिर्फ लेबर है, मतलब प्राइस कितना होगा वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता? सिर्फ इनपुट वेज है, लेबर है, तो लेबर को कितना हम लोग पैसा दे रहे हैं उस चीज़ के ऊपर वेज डिपेंड करता। फिर से सपोज कंपिटेटिव मार्केट है, कंपिटेटिव मार्केट में क्या देखे थे कि जितना बनाने का कॉस्ट आता है उतना ही प्राइस उस प्रोडक्ट का होगा। कंपिटेटिव मार्केट में जितना 1 लीटर दूध बनाने का कॉस्ट है उतना ही 1 लीटर दूध का प्राइस मार्केट में होगा, ठीक है। लेकिन उसी तरीके से यहाँ पर जितना एक लेबर को रखने का कॉस्ट है उतना ही प्राइस होगा मार्केट में। जितना हम लोग सिर्फ माने हैं कि लेबर ऐसा इनपुट है, लेबर ऐसा इनपुट है, मतलब एक लेबर, सिर्फ लेबर को माने तो एक लेबर को यूज करने में कितना हमको पैसा जरूरत पड़ रहा है, सिर्फ उसी चीज़ पे प्राइस इफेक्ट गया, दैट इज कम्पिटिटिव लेवल। बट हमारा मार्कअप की बात करते हैं, दैट इज AMW, मतलब ये वेज और हल्का सा ये तो प्राइस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, जितना वेज हुआ उतना प्राइस, प्लस क्या चीज़, कुछ कंपनी अपना प्रॉफिट देखेगी, दैट इज 3 रुपीज़ में अगर लेबर को भर्ती किया 3 रुपीज़ प्लस सपोज यहाँ से मार्कअप उसने 2 रुपये लिया तो ये 5 रुपये बना, तब पार्ले जी का बिस्किट, समझ रहे हो। सो दिस ओवरऑल आवर डिफिनेशन इज दिस, P इज इक्वल टू W प्लस MW। W यहाँ पर क्या है, वेज, प्लस MW क्या है, मार्कअप है, कंपनी का वो प्रॉफिट है। तो इससे अगर WW हम लोग कांस्टेंट खींचते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 प्लस MW, हाँ या ना, कोई दिक्कत, 1 प्लस MW। अब यही चीज़ देखो, अब बोले थे कि कॉम्पिटिटिव फर्म होता है, अगर दूध वाला है तो दूध वाला का प्रॉफिट क्या होता है, बिल्कुल मार्जिनल प्रॉफिट, मार्कअप, उसका प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। कॉम्पिटिटिव मार्केट में दूध वाला का प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, वो सेट है, तो मार्कअप उसका क्या है, बिल्कुल 0। तो उसी तरीके से कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या है, M का वैल्यू 0, तो प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, जितना वेज होगा
जितना वेज होगा उतना ही प्राइस होगा। ठीक है, ओके जाइए। जितना प्राइस होगा उतना ही वेज होगा। कंपटीटिव मार्केट, समझ रहे हो क्या? कंपटीटिव मार्केट में एम का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, लेकिन जो ओवरऑल हमारा डिफिनेशन है वो समझना, P इज इक्वल टू 1 प्लस एम डब्ल्यू। दिस इज आवर ओवरऑल डिफिनेशन। सप्लाई का, सप्लाई किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? मार्कअप प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। समझ रहे हो? सो दिस इज आवर ओवरऑल इक्वेशन। कैसे डिराइव हुआ वो हमने बात किया कि प्राइस, सपोज हम लोगों ने माना है कि इनपुट सिर्फ ऐसा लेबर है। ठीक है, इनपुट ऐसा लेबर है, लेबर का क्या है? सिर्फ वेज रेट प्लस कंपनी का कुछ मार्कअप, दैट इज एम डब्ल्यू, दैट इज डब्ल्यू को कॉमन खींचिए 1 प्लस एम। अगर हम लोग बात करते हैं कंपिटेटिव लेवल की बात करते हैं, वहां पर मार्कअप क्या होता है? 0। दैट्स वाई पी इज इक्वल टू क्या होता है कंपटीशन में? डब्ल्यू। समझ रहे हो? सो दिस इज आवर ओवरऑल ये इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से देखना, तुमको एक चीज नजर आ जाना चाहिए। यहां से देखो, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा डिमांड कर्व के लिए ये इक्वेशन हो गया, सप्लाई कर्व के लिए हमारा ये इक्वेशन हो गया। अब देखना ये देखो यार, ये हमारा डिमांड हो गया, इधर ये हमारा सप्लाई हो गया। डिमांड कर्व का अभी हम लोगों ने क्या इक्वेशन निकाला था? W बटा P इज इक्वल टू एफ यू जेड, दैट इज वेस्ट सेटिंग रेशियो। ये हम लोग निकाला। सप्लाई के लिए अभी हम लोगों ने क्या निकाला? P इज इक्वल टू W 1 प्लस एम। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जैसे उधर W बटा P है, इधर भी W बटा P करें, दैट इज रियल वेज। ठीक है, वही करते हैं तो W बटा P करना है। क्या करेंगे? इसको नीचे और इसको इधर। ठीक है, तो ये चीज ये जाता है तो हमारा कितना आएगा? 1 बटा 1 प्लस एम। ये उधर कूदा और P को नीचे लाओ तो W बटा P। सो W बटा P हमारा क्या? ये है रियल वेज, हाँ या ना? सो W बटा P इज इक्वल टू 1 बटा 1 प्लस एम। ये सप्लाई कर्व से आए, और इधर डिमांड कर्व से क्या है? W बटा P इज इक्वल टू एफ यू जेड। अब हम लोग जानते हैं इसको क्या माने हम लोग, उससे पहले इसका ग्राफ हम लोग क्या देखे थे? इसका ग्राफ ऐसा कुछ हम लोग देखे थे, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, ये देखे कि ये रियल वेज है W बटा P, ये क्या हमारा? अनएम्प्लॉयमेंट। ये देखा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, रियल वेज कमता है, रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट कमता है, रियल वेज बढ़ता है। ये देखें। अब हम लोग सप्लाई कर्व की बात करते हैं। देखना अब सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व अब देखना, हम लोग क्या जानते हैं? किसके किसके बीच का ग्राफ है? दैट इज रियल वेज और किसका? अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बीच का ग्राफ है, हम लोग जानते हैं। अब देखना यहां से सप्लाई कर्व। अब ये ग्राफ है किसके? रियल वेज और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच का। इस फार्मूला की बात करते हैं, ये रियल वेज है। क्या अनएम्प्लॉयमेंट कहीं पर यू है? इस फार्मूला में कहीं पर भी यू है? नहीं है। मतलब कंपनी कितना सप्लाई कर रहा है तुमको पैसा, वो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये हमारा इक्वेशन बता रहा है कि कंपनी जितना रियल वेज सप्लाई कर रहा है वो सिर्फ उसका प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है अनएम्प्लॉयमेंट के भी ऊपर। मार्कअप प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े या कमे उससे कोई फर्क कंपनी को नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े या कमे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इसके फार्मूला के अंदर है ही नहीं। मीन्स इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है का मतलब ग्राफ उसका कैसा है? हॉरिजॉन्टल। तो अवर सप्लाई कर्व इज व्हाट? हॉरिजॉन्टल। सो इस चीज को हम लोग कहते हैं, ये जो रिलेशन है ना, ये W बटा P इज इक्वल टू 1 बटा 1 प्लस एम, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? इस चीज को हम लोग कहते हैं प्राइस सेटिंग। ठीक है, वो हमारा क्या था? वेज सेटिंग। ये हमारा क्या है? प्राइस सेटिंग। समझ रहे हो? ये हमारा क्या था? इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं?
वेज सेटिंग रिलेशन। कोई दिक्कत? अब हमारा देखो सप्लाई कब आ गया, ये सप्लाई कब आ गया, दैट इज हॉरिजॉन्टल। डिमांड कब आ गया, हाँ अब दोनों को क्या करें, एक साथ करा देते हैं। तो ये एक साथ अगर कराते हैं तो ये हमारा क्या आ गया, ये देखना, ये हमारा क्या आ गया, ये सप्लाई कब, ये हमारा क्या आ गया, सॉरी ये हमारा क्या है, डिमांड कब, दैट इज वेज सेटिंग। ये हमारा क्या है, प्राइस सेटिंग कब, प्राइस सेटिंग। ये अनएम्प्लॉयमेंट और किसके बीच का रिलेशन है, W/P, रियल वेज के ऊपर। तो ये देखना, और ये जहां पर ये इंटरसेक्ट किया, ये अनएम्प्लॉयमेंट UN, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वहां पर बोलते थे इक्विलिब्रियम प्राइस, यहां पर क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब तुम ही देखो, अब कोई अगर कंट्री है उसके अंदर सारा आदमी तो काम नहीं कर सकता, कुछ आदमी तो बेरोजगार होंगे ही होंगे। तो कितना आदमी बेरोजगार होंगे ताकि इकोनॉमी सही रहेगा, उतना बेरोजगार रहेंगे चलता है, दैट इज परफेक्ट फॉर एन इकोनॉमी। कौन सा लेवल है, तो वो लेवल को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इस लेवल पे हमारा इतना, अगर इकोनॉमी में इतना बेरोजगारी है तब चलता है, कोई दिक्कत नहीं। या हम लोग क्या कहते हैं इस चीज को, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब भगवान के ऊपर से दिया हुआ है कि इतना बेरोजगारी तुम्हारे कंट्री के अंदर होगा ही होगा, दैट इज UN। तो इतना लेवल ऑफ बेरोजगारी होगा, ये दोनों हमारा कर्व डिफाइन करता है, ठीक है। और ये हमारा इधर कितना है, W/P इज इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, ये पॉइंट इज इक्वल टू 1/1 + M, ठीक है। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर क्वेश्चन हमारा आ गया सेमेस्टर के अंदर कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, या फिर हाउ टू डिराइव नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाइंड करो, तो कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से, डिमांड वाला इक्वेशन, फिर सप्लाई वाला का इक्वेशन, फिर दोनों का इक्वेशन, डिमांड कर्व डाउनवर्ड, सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल, एंड आफ्टर दोनों को हम लोग मैच करेंगे, जो इक्विलिब्रियम बोलो या नेचुरल बोलो, बात क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ये बात हुआ कि कैसे हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकालते हैं।